Good morning, students. In this lecture, we will learn about the properties of industrial microorganisms and in the syllabus criteria for the selection of microorganism for the fermentation. So, industrial microorganisms, they can be fungus, they can be actinomycetes, bacteria, and industrial microorganisms should be capable of synthesizing one or more products and yield should be high. So the ultimate source of all strains of industry important microorganisms used in biocatalytic process is nature. और जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेन्स है बेसिकली वो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन जो है मतलब जो नेचर में एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स हैं उन्हीं को ही हम इम्प्रूव करने के बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं और जो इंडस्ट्रियल वैल्यूएबल स्ट्रेन्स हैं उनकी जो यील्डिंग कैपेसिटी होएगी वो ज़्यादा होएगी और वंस वी हैव प्रिपेयर्ड द industrial strains that should be conserved or maintained in the lab of the industry for not only months but for years by the methods of maintenance and preservation of cultures जो हमने लास्ट में किए हैं और बहुत सारे जो कल्चर कलेक्शन सेंटर्स हैं उनसे भी हम इंडस्ट्रियल स्ट्रेन्स मंगवा सकते हैं जैसे MTCC माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन इन Institute of Microbial Technology of Sector 39 Chandigarh is the supplier for the industrial strains. So what should be the properties of an industrial microorganism? जैसे हमने Saccharomyces cerevisiae या yeast का हमने किया है कि इससे वाइन बियर अल्कोहल बना सकते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस must be capable of growth and product formation in large scale culture must be capable of growth इसका क्या मतलब है कि जब हमने ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटर में डाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करेगा द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स अगर ग्रोथ अच्छी है तो वो क्या करेगा सबस्ट्रेट जो है या रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एट लार्ज स्केल सो प्रोडक्शन क्या होगी अच्छी होगी सो ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट सो द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड बी गुड सेकेंड should preferably produce spores or some other reproduction form so that it can be easily inoculated into large fermenters. अब जो लार्ज फर्मेंटर्स हैं उनमें उनको जैसे वो काफ़ी टाइम के लिए हमने उनको ऑन रखना है तो बिट नेचुरल दैट द टेम्परेचर ऑफ द फर्मेंटर विल बी हाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो दो वेजिटेटिव सेल्स हैं यीस्ट के उनके जो है वेजिटेटिव सेल्स हैं हाई टेम्परेचर पे लाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन अगर उसको हम स्पोरुलेटेड फॉर्म में स्पोर्स के फॉर्म में इनोकुलेट करेंगे तो आपको पता है स्पोर्स जो होते हैं दे आर resistant to high temperature so they can withstand the high temperature so it should be in the form of the spores. Number 3 it must grow fast ये हमने लास्ट में फर्स्ट में किया है फास्टली ग्रो करना होगा और प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट जितना जल्दी बनेगा उतनी कम कंजम्पशन होएगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट उतना ही जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और उसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द हाउ फास्टली ग्रोइंग इज़ द माइक्रोऑर्गेनिज्म तो उसकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो फास्टली ग्रो करता है और प्रोडक्ट फास्टली मार्केट में आ रहा है और प्रोसेस जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ स्मॉल. Number 4
The microorganism must be able to grow in a relatively inexperienced culture medium obtainable in a large quantities. अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ज़रूरी नहीं है हमने सिंथेटिक मीडिया यूज़ करना है, अगर हम कोई नेचुरल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वो दैट शुड एबल टू ग्रो. फॉर एग्जांपल मैनी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस इंडस्ट्रीज यूज़ वेस्ट कार्बन सोर्स. जो उनकी इंडस्ट्री का खुद का जो वेस्ट है उसी को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्न स्टिप लिक्विड जो है, और ये कॉर्न वेट मिलिंग इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है दैट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड एज अ ग्रोथ फैक्टर. इसी तरह से वे WHEY वे इज़ अ वेस्ट लिक्विड ऑफ द डेयरी कंटेनिंग लैक्टोज एंड द मिनरल्स. सो इन कॉर्न स्टिप लिक्विड या वे से ही हमने अगर किसी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाना है तो वो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं इनको सिंथेटिक मीडिया नहीं इनका नेचुरल कार्बन सोर्स या नेचुरल मीडिया पे भी दे शुड एबल टू ग्रो. ठीक है. नेक्स्ट इज द माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी पैथोजेनिक स्पेशली टू ह्यूमन और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं ये पैथोजेनिक होंगे, डिजीज़ कॉजिंग होंगे ह्यूमन को, एनिमल को, जो प्लांट्स को, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म हमने नहीं यूज़ करने. अगर ये पैथोजेनिक है इससे क्या होएगा काफ़ी सारा जो बीमारियां वो फैल सकती हैं, तो इसलिए हमने एनवायरनमेंट को कंटेमिनेशन हो सकती है जो फर्मेंटर के बाहर अगर आएंगे ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो दैट शुड we should not use the microorganisms that are pathogenic in nature. Number 6, the microorganisms can easily be genetically engineered so that the increased yield should be obtained. So जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं उनके स्ट्रेन्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो उनमें जेनेटिक चेंजेस करने के लिए या RDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हमने उन्हें चेंज करना है तो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म स्ट्रेन जो हैं इनमें चेंजेस जो है वो इजीली होनी चाहिए और इसको हम न्यू माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर पाएँ, और मोस्ट ऑफ विच आर नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स. वो वाले प्रोडक्ट हम बना पाएँ जो कि मोस्टली माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम थोड़ा चेंज करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. सो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किए हैं. एक तो उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि यील्ड अच्छी हो. दूसरा है वो स्पोर रिलेटेड स्पोर्स भी प्रोड्यूस करे ताकि फर्मेंटर के हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके. नंबर 3, ग्रोथ फास्ट हो, ग्रो ही ना करे लेकिन फास्टली ग्रो करे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी बने और उसकी कॉस्ट इंडस्ट्री लेवल पे उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो. और नंबर 4, वो सिर्फ सिंथेटिक मीडिया पे ही ना ग्रो करे, जो चीप मीडिया जिसे हम कह सकते हैं या चीप रॉ मटेरियल है या इन एक्सपेंसिव या फिर कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया है उस पर भी वो ग्रो करे, जैसे कॉर्न स्टिप लिक्विड और वे. और नंबर 5 में है कि पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, डिजीज़ कॉजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा या कंटेमिनेट करेगा, एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ प्रोड्यूस होएंगी. और लास्ट वन इज़ है कि अगर उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करें या उसमें जेनेटिकली कोई चेंज करें ताकि वो प्रोडक्ट जो है बनाए, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए और ऐसे प्रोडक्ट भी बनाएं जो नॉर्मली वो वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसके लिए जो जेनेटिकल चेंजेस हम कर रहे हैं वो इजीली इन ऑर्गेनिजम्स में होनी चाहिए और इनको हम न्यू माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करें. सो दीज आर द criteria for the selection of microorganism for the fermentation. I hope this is clear with you. Thank you.